हेलो लवली स्टूडेंट। सो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है अबाउट द नॉन्स्ट इक्वेशन। सो नॉन्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड वाला होता है, सेकंड वन इज़ द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसमें नॉट होता है और जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करा होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हो जाएगी अब, जैसे कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला लेना होगा, क्योंकि जो सेल को ऑपरेट कर रहे हो वो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और जो प्रेशर है आपका वो 1 atm है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी आयंस है आपकी उसकी है 1 मोलर। तो आता है ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी हमने बात करी थी, जिसकी वैल्यूज फिक्स होती है ना। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल रहे हैं, बट इनमें से कंडीशंस जो है वो अलग हो रही है। जैसे कि टेम्परेचर कोई और हो जाएगा, प्रेशर 1 atm ना होके कुछ और प्रेशर पे जो वैल्यू आएगी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी आपकी। ओके, तो इन सब कंडीशन पे जो कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है, इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, मतलब उसमें नॉट नहीं आता, एंड उसे जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो कैलकुलेट करती है। ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन किस लिए यूज़ हुई हमारी, किस लिए एग्जिस्टेंस में आई, टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो या फिर सेल का ईएमएफ निकाल दो। ठीक है, तो नॉन्स्ट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and EMF of the cell at any temperature, at any pressure and at any concentration। देखो, अगर आपके पास हाफ सेल दिया है तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। अगर आपका पूरे का पूरा सेल दिया हुआ है, सेल की EMF भी निकल जाएगी एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखा जाए तो नॉन्स्ट इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए लाया गया था फॉर्मूला। अब ये इक्वेशन किस तरह की होती है ये भी देख लो आप। इक्वेशन होती है आपकी E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 वाला एंड Q। ये होती है आपकी फुल नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर ऑल द टेम्परेचर्स। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते जाओ केल्विन में। सो E क्या हो जाएगा, E है EMF या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर। ठीक है, और E0 क्या हो जाएगा, EMF या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है, आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल सकते हो। नाउ व्हाट इज़ आर, आर इज़ द गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्योंकि हमने आर की वैल्यू और भी होती है, बट हमने यहाँ पर यही लेनी है केल्विन वाली, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में यूज़ करने जा रहे हैं। एंड एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जो कि आपको इजीली जो सेल की रिएक्शन होगी उससे पता चल जाएगा। ना एफ इज़ द फैराडे कांस्टेंट, जो यहाँ पर एफ है, इट इज़ द फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल। अब इसको थ्योरेटिकली भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो, अगर हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसमें से उस पूरे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये इतनी क्वांटिटी है उसका पूरे का चार्ज कितना होगा, वो होता है 1 फैराडे, और उसकी वैल्यू इतनी होती है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज़ द 1 फैराडे इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए तो उनका ओवरऑल चार्ज होगा 1 फैराडे। ना ये वाली चीज़ें क्लियर होगी। व्हाट इज़ दिस क्यू, क्यू इज़ द रिएक्शन कोशेंट, जो कि इसकी जगह आपको समटाइम्स ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि concentration of the product raised to the power its stoichiometry divided by concentration of reactant raised to the power stoichiometry। अब ये क्या है, अगर एक्वस आपके पास स्पीशीज़ है तो आप क्या करोगे, तो आप लोगे कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन होगी आपकी सेल में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम पूरी डिटेल में करेंगे। ठीक है, जो सेल की रिएक्शन होती है उसमें देखो कि प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को नीचे लिखना है, और उनके ऊपर सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टाइशोमेट्रीज लगानी है। अब स्टाइशोमेट्रीज क्या होती है, जो रिएक्शन के आगे आपको इस तरह से गिवन होता है कि 1 2 3, जैसे कि वो मोल्स गिवन होते हैं, वही स्टाइशोमेट्री होती है। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे इसमें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है इसका वो समझ लो। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। 2 नोट्स है आपके कि फॉर गैसियस स्पीशीज़, ये तो कॉन्सेंट्रेशन जो ये डब्बे होते हैं ना, ये डिनोट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अभी तो हमने कॉन्सेंट्रेशन कब आती है, जब हमारी एक्वस स्पीशीज़ हो।
अगर समटाइम्स क्या होता है कि जो सेल है या सेल रिएक्शन में है उसमें गैसियस स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जो हाइड्रोजन गैस है या क्लोरीन गैस के इलेक्ट्रोड है उसमें गैसियस स्पीशीज़ भी आती हैं। तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आप वहाँ किस तरह से बोलोगे, प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट में जो स्पीशीज़ है डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन में बहुत ईजीली क्लियर होने वाली है। सेकेंड नोट इज़ इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज़ यूनिटी। हमेशा याद रखना कि सॉलिड या फिर लिक्विड अगर स्पीशीज़ कहीं पर आ रही है तो आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल्स टू 1 लिखोगे। सपोज़ कॉपर है, कॉपर का मेटल है कोई, ठीक है, कॉपर की रॉड थी, तो जो कॉपर है, कॉपर आयन नहीं कह रही हूँ मैं, कॉपर की जो रॉड है, तो उसका अगर लिखोगे कि कॉपर, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊँ कि कॉपर का अगर इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो आप यूनिटी लिखोगे। अगर कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो वो यूनिटी नहीं, आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि ये आयन क्या है, ये एक्वस इसका फेस है, और ये क्या है, दिस इज़ द प्योर सॉलिड। तो जो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आपको 1 करनी होती है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी 1 होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सॉलिड लिक्विड अगर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो गई तो बचा क्या, तो हमारे 2 फेस बचते हैं, एक एक्वस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और गैशियस जो स्पीशीज़ होती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम प्रेशर लिखते हैं। तो ये तो बात रही इसकी। तो अब बारी आती है नॉन्स्ट इक्वेशन एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। नॉन्स्ट इक्वेशन रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे किस तरह से बनेगी। तो देखो अभी तो जो हमने पहले वाली जो अभी आपने नॉन्स्ट इक्वेशन करी वो थी एट ऑल द टेम्परेचर्स। अब क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे देते हैं, या फिर केल्विन में कहो तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो जो वो सारे जो सेल्स होते हैं मोस्टली कह रही हूँ, हमेशा नहीं होता, मोस्टली क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ रूम टेम्परेचर पे गिवन होते हैं। तो क्या होता है नॉन्स्ट इक्वेशन में, मतलब अगर टेम्परेचर की वैल्यू रूम टेम्परेचर हम पुट कर दें और साथ ही साथ जो आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें जो बेसिक नॉन्स्ट इक्वेशन थी, तो हमारी एक इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन बन जाती है जो कि हम बहुत मेनली यूज़ करते हैं। अगर आप देखो तो मेनली बस आपको 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन आपको नज़र आना चाहिए, बाकी नॉन्स्ट इक्वेशन आप यही वाली यूज़ करोगे। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कांस्टेंट वाले सभी चीज़ें थी आपने वैल्यू पुट कर ली, पूरा कैलकुलेट करके आपने इतना निकाल दिया, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन एट द रूम टेम्परेचर आई ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log 10, और वही आपका रिएक्शन क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। ये तो बात रही आपकी रूम टेम्परेचर पे। अब हम देखेंगे फ्रॉम द एग्जांपल्स कि कैसे कैसे नॉन्स्ट इक्वेशन लगती है। सपोज़ आपके पास हाफ सेल है या फिर इलेक्ट्रोड है, उस पे नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी है। तो सपोज़ हमने ये हाफ सेल या इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से ले लिया कि रिडक्शन वाला है आपके पास, सपोज़ करा हमने, ठीक है। तो उसकी हाफ सेल इक्वेशन जो थी वो भी गिवन इस तरह से है कि उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा और उसकी रिडक्शन हुई +n से 0 में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नॉन्स्ट इक्वेशन अगर हम ये कहें कि हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इस हाफ सेल का, तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ई m पॉजिटिव n से m में जा रहा है ये, ठीक है, उसका पोटेंशियल इक्वल्स टू उसके स्टैंडर्ड का पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हमने सपोज किया है कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रही है, तभी ये वाली नॉन्स्ट वाली आपने इक्वेशन यूज़ करी log बेस 10। अब देखो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने वाली है वो क्या है कि तभी ये एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर हम क्या करते थे कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपका मेटल है, मैंने लिख लिया मेटल की कॉन्सेंट्रेशन, और आगे स्टाइशियोमेट्री क्या है, इसके आगे 1 है तो मैंने रेज़ टू द पावर 1 करा। एंड यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उस पर स्पीशीज़ क्या है, m पॉजिटिव n, तो m पॉजिटिव n की कॉन्सेंट्रेशन और रेज़ टू द पावर जो आपकी है वो 1 स्टाइशियोमेट्री है, ठीक है, ये 1 ऊपर आ गया। तो अब देखने वाली बात है, आपको बताया गया था कि जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं, क्योंकि मेटल क्या है, मेटल एक सॉलिड है, ठीक है, आयन नहीं है, मेटल पूरा है, तो इसकी जो
जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी द यूनिटी। तो इसकी जगह आप कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, 1 लिख लोगे। देखो अब ये चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे लिखी गई है log 10, और जो आपका सॉलिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 कर दी, और डिवाइडेड बाय जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी हम लिख लेंगे, और रेज़ टू द पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। ओके, इसी तरह से जो आपका सेल होता है, ये तो हुई हाफ सेल या इलेक्ट्रोड की बात। जो आपका पूरा का पूरा सेल होगा जिसमें एनोड कैथोड बने होंगे, सपोज उसकी रिएक्शन ये गिवन है, सपोज आपको ये गिवन पहले से है, तो उसका ई सेल कैसे निकालोगे, तो ई नॉन्स्ट के अकॉर्डिंग ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ठीक है, अगर सेल निकालना है तो उसी का स्टैंडर्ड लिखो, -0.059 एट मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय n log 10। अब बात आती है रिएक्शन कोएफिशिएंट की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला गया है रिएक्शन कोएफिशिएंट को, कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या स्पीशीज है, C एंड D, तो C की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर, इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है, जो आगे वैल्यू है वो C है, वो स्मॉल c ऊपर लिख लिया, D रेज टू द पावर D कर दिया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कौन सी स्पीशीज है, कैपिटल A कैपिटल B, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, रेज टू द पावर इट्स स्टोइशियोमेट्री, तो स्मॉल a एंड स्मॉल b हमने लिख लिया। तो इस तरह से ये नॉन्स्ट इक्वेशन लग गई फॉर द सेल। फिर बारी आती है हमारी, हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन तो हमने बात कर दी कि किस तरह से है, बट व्हाट इज़ द डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है इसमें। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, जैसे गैल्वेनिक सेल है उसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जो कि सिस्टम खुद अपने से काम करे। ठीक है, बाहर से कोई उसको हेल्प लेने की ज़रूरत ना हो। तो अगर ये सेल, हमने बात करी इस सेल की, तो अगर ये मान लो सपोज़ ये स्पॉन्टेनियस है, सपोज़ कि ये स्पॉन्टेनियस ही है सेल, तो स्पॉन्टेनियस सेल का मतलब क्या होता है कि वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब वो खुद वर्क करता है। और किसी भी सिस्टम की जो यूज़फुल एनर्जी है, जो वर्क करने के लिए एनर्जी है, वो कौन सी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी वो एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि ये खुद से अगर ये काम करेगा तो ये सम वर्क भी करेगा। ठीक है, सम वर्क डन करेगा, तो उसी वर्क को दिखाया है W इक्वल्स टू Q इंटू V से। ठीक है, Q क्या होता है कि चार्ज उस सेल से कितना फ्लो हो रहा है, V क्या होता है पोटेंशियल उस सेल में कितना डेवलप हो रहा है, वर्क डन उतना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। नाउ हम क्या करते हैं कि चार्ज एंड V की हम डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें डालना शुरू कर देते हैं। V क्या है, पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है सेल में, तो पोटेंशियल को हम ई सेल भी लिख सकते हैं क्योंकि सेल में डेवलप हो रहा है। ओके, V को हम ई सेल लिख सकते हैं, एंड Q होता है चार्ज फ्लो। देखो अब एक चीज़ जो आपने समझी थी, हमने फैराडे से क्या समझा था कि जो 1 मोल क्या है, क्वांटिटी, 1 मोल ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखें तो उस पूरे पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे, वो हमने समझा था। ठीक है, अब सपोज कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सेल में, क्योंकि हम n मानते हैं कि ठीक है n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उनका एक्सचेंज हुआ इन द सेल, तो उन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा सेल पे, वो चार्ज आएगा टोटल NF। तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आई, NF। ओके, और V की वैल्यू आ गई ई सेल। तो यहाँ पे Q एंड V की वैल्यू ये दोनों आप पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी W इक्वल्स टू NF और ई सेल। ओके, अब इसके बाद क्या है, आपके पास एक इक्वेशन आई है ऑल्सो स्पॉन्टेनियस सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस जो सिस्टम है, बिकॉज ये सेल जो है ये स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, वो गिव्स फ्री एनर्जी को यूज़ करता है एज अ यूज़फुल एनर्जी। ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय द सिस्टम टू डू द वर्क। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये वर्क कर रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर कर रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि खुद से ही ये काम करेगा, बाहर से कोई हेल्प नहीं लेगा, अपने आप जो भी कोई रिएक्शन है वो अपने आप हो रही है। और अपने आप कैसे हो रही है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो डेल्टा जी होता है, जो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी होती है, वो यूज़फुल एनर्जी होती है, जो काम करने में मतलब यूज़ होती है आपकी। ठीक है, जो काम आती है। तो क्या हो रहा है, एक रिलेशन हमारे पास ये आया कि जैसे जैसे वर्क डन हो रहा है वैसे वैसे ये जो यूज़फुल एनर्जी है या फिर गिव्स फ्री एनर्जी है वो कम होते जा रही है। तो इसलिए हमने दोनों के रिलेशन में क्या हुआ, यहाँ पर माइनस लगा दिया। देखो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे सेल चलता जा रहा है, वर्क डन होता ही जा रहा है,
वर्क डन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको सेल यूज़फुल एनर्जी दे रहा है। तो जैसे जैसे वर्क होता जाएगा उसकी सेल की जो सिस्टम की यूज़फुल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होते जाएगी। इसीलिए वर्क डन एंड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में आपने नेगेटिव वाला साइन लगाया और आपको एक और रिलेशन मिल गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये रिलेशन कहाँ से आया। नाउ वी गेट W इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी। ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को, क्योंकि W की वैल्यू यहाँ पर ये है, W की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर इक्वेशन को आपने कंपेयर किया तो आपके पास क्या मिला, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और अगर इसको स्टैंडर्ड में लिखना हो तो डेल्टा जी का डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और जो यहाँ पे ई सेल है वो भी स्टैंडर्ड वाला ई सेल आ जाएगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों, ये जो फॉर्मूला है ये एक ब्रिज है बिटवीन टू चैप्टर्स। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स से आया डेल्टा जी, और जो ई सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया। तो ये फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जोड़ रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what is delta G? Delta G is the gives free energy change and delta G naught is the standard gives free energy change. बाकी F आपको पता है फैराडे कांस्टेंट होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये वाला अब तक क्या बात हो रही थी इन दोनों की डेरिवेशन के लिए, कि ये दोनों फार्मूलाज कैसे है। जो आपकी मेन डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है पता तो अभी इसको याद कर लो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत पॉपुलर है। आपको एज इट इज़ यहाँ पे ये लिखना है, दैट इज़ फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 Q। और Q क्या है, Q अगेन वही रिएक्शन कोशेंट है। नाउ इसमें परेशान नहीं होना, थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको उठाना है। ठीक है, हमें पता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे, हम डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज़ किस में पुट करोगे, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी का वो जी नॉट का वो फॉर्मूला जिसमें कि आपके ई सेल या ई नॉट सेल है इन्वॉल्व, और आपको पता है वो फॉर्मूलाज ये है, क्योंकि आप किसकी तरफ जा रहे हो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ जा रहे हो। तो थर्मोडायनेमिक का जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ डालो जो कि जिसमें कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी एक्सप्रेशंस हो। तो हमने इन दोनों की हेल्प से डेल्टा जी जो यहाँ था इसकी जगह ये वाली एक्सप्रेशन डाल दो, डेल्टा जी नॉट की जगह ये वाला एक्सप्रेशन आप डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने वैल्यूज़ डाली और आपके पास ये आ गया। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि आपको पता है, आपको थोड़ा आइडिया है नर्न्स्ट इक्वेशन का कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल है, तो आपको ये माइनस एन एफ नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय कौन सा फैक्टर, माइनस एन एफ से आप पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। तो तभी यहाँ पे डिवाइड करा है माइनस एन एफ और माइनस एन एफ। तो इसको डिवाइड करने से ये कैंसिल आउट हो गया, आपको ई सेल मिल गया, इक्वल्स टू ये कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट सेल मिल गया। अब क्या है यहाँ पर, क्या है, ये जो नीचे इसका माइनस था ये यहाँ पे प्लस के साथ माइनस हो गया। ठीक है, ये वाला माइनस ऊपर आ गया तो माइनस लिख लिया। 2.303 RT पहले से था, डिवाइडेड बाय NF ये ऐसा है, log 10 Q रिएक्शन कोशेंट इजीली इस तरह से आ गया। नाउ यू विल गेट द नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपके पास नर्न्स्ट इक्वेशन आ गई, और ये क्या है, फॉर ऑल द टेम्परेचर्स है, क्योंकि T यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस करना है तो टेम्परेचर की वैल्यू मतलब 298 केल्विन डालो, R की वैल्यू डालो, फैराडे की वैल्यू डालो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -0.059 और डिवाइडेड बाय N log 10, और Q इज़ द रिएक्शन कोशेंट, और Q भी आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। थैंक यू सो मच। समझ आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।